नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। आप बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बिजली विभाग और बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम ने राजधानी में बिजली की बढ़ी मांग के बीच दिल्ली में विद्युत आपूर्ति की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने विभाग के अधिकारियों को बिजली के बेहतर आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत वाले इलाके की पहचान करने और लोगों की सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तारों को डायवर्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान दिल्ली के विद्युत मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मैं पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद लक्ष्मी नगर और उसके आसपास छोटे मार्केट खुल गए हैं। शुक्रवार दोपहर दुकानदारों और जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद पूर्वी दिल्ली के डीएम सोनिका सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर मार्केट को 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद करने का आदेश किया था, लेकिन लक्ष्मी नगर मार्केट एसोसिएशन और जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद जिला प्रशासन ने मार्केट खोलने की अनुमति दे दी है। वह राजधानी दिल्ली में नगर निगम के महापौर और नेता सदन चुने जा चुके हैं और अब बारी निगम के जोन चेयरमैन की है। धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद नवीन त्यागी को निर्विरोध सिविल लाइंस जोन चेयरमैन चुना गया है। वहीं इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता किरण पाल सिंह नवीन त्यागी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल लाइन जोन के निर्विरोध चुने गए चेयरमैन नवीन त्यागी जी। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में किस तरीके से अपने वार्ड में काम करते हुए अब जो तीसरी कोरोना संभावित लहर बताई जा रही है, किस तरीके से वो सिविल लाइन जोन में काम करेंगे और क्या उनके निगम को सुधारने के प्रयास रहेंगे। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई चुने जाने पर सिविल लाइन जोन चेयरमैन। क्या एक वो काम रहेंगे जो सिविल लाइन जोन में बदलाव लाए जाएंगे? पहले तो आप सभी को हाथ जोड़कर आपको भी जो बहुत बहुत बधाई। आप सभी जो बधाई के पात्र हैं। अभी ये चुना तो ये 6 तारीख में जो जाना है, लेकिन नॉमिनेशन एक ही आया है, इसलिए हमारे जो पत्रकार महोदय हैं ये कह रहे हैं, तो विधिवत रूप से ये 6 तारीख को मंगलवार को इसका जो चुनाव होगा वो निर्विरोध है। कोई मतलब और नामांकन नहीं और दाखिल हुआ, तो इसलिए बनना तो ये तय है। तो हमारे जो क्षेत्र की जो सभी जो जनता, हमारे पूरे सिविल लाइन जोन की, ये सभी जो ये जनता का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से ये पद मुझे मिला है। और जो कभी भी आप किसी समय भी आप मुझे इस लायक जो ये समझेंगे कि भाई ये कोई भी काम मेरे द्वारा हो सकता है, तो बिल्कुल हिचक ना करें, ये तुरंत बताएं। और ये मतलब आप पे नहीं, ये मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे सिविल लाइन जोन के चेयरमैन नवीन त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि जो भाजपा का एक कार्यकर्ता है उसने इस कोरोना काल में सेवा प्रदान करी है जनता को। और इसी के साथ ही नवीन त्यागी जी ने बताया कि सिविल लाइन जोन की जो जनता है, अगर उसे किसी भी तरीके से निगम से जुड़ी समस्याएं आती हैं तो वह बेहिचक उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वह जनता की हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। और निगम के अंदर आने वाले जो अस्पताल हैं उन्हें बेहतर तरीके से तैयार रखेंगे कोरोना संभावित तीसरी लहर के लिए। दिल्ली से किरण पाल सिंह की खास रिपोर्ट। वहीं बाहरी उत्तरी जिला दिल्ली के डीसीपी राजीव रंजन के दिशा निर्देश पर इलाके के सभी थानों में जन शिकायत निवारण मुहिम की शुरुआत की गई और इसके तहत शाहबाद डेयरी थाना अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह ने अपने इलाके में जनता की शिकायतों पर ध्यान देते हुए पहले से लंबे शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया। वहीं इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता टीपू सुल्तान मौके का जायजा लिया। आउटर नॉर्थ डीसीपी राजीव रंजन सिंह ने पूरे जिले में जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें शाहबाद डेयरी थाने में एसीपी संघ और एसएचओ लोकेंद्र सिंह ने
तमाम जो लोग जो शिकायतकर्ता थे वो लोग आए, उनकी सुनवाई की गई और उनको आश्वासन दिया गया कि जो भी तरीके की आपकी शिकायत है उसको जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। और पूरा जो कार्यक्रम था उसके आयोजन की लोगों ने बड़ी सराहना करी। लोगों से जब बात की गई तो लोगों ने बताया कि जो SHO जो साहब हैं वो मात्र 4 महीने में आए हैं और 4 महीने में ही उन्होंने पूरे थाने को अच्छी तरीके से संभाल रखा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से पूरे जो थाना एरिया है उस थाना एरिया को SHO किस प्रकार से संभालेंगे। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। आउटर वहीं राजधानी दिल्ली में जन शिकायत निवारण मुहिम की शुरुआत की गई है और इसी क्रम में मध्य जिला थाना पहाड़गंज के ACP ओम प्रकाश लेखपाल ने आज जन सुनवाई की। इसे लेकर इलाके की जनता में काफ़ी खुशी है और दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव का ध्यान सभी लोगों ने धन्यवाद प्रकट किया है। लोगों का कहना है कि इस मुहिम से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, शिकायत के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और हम दिल्ली पुलिस को दिल से धन्यवाद करते हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने राजधानी में क्राइम कंट्रोल के लिए नया प्लान बनाया है। इस नए प्लान के तहत यहां हर शनिवार को शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच सभी पुलिस थानों में जन सुनवाई कैंप लगाए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सर मेरी सुनवाई करेंगे और मेरी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर अच्छे से गौर किया जाएगा। ऐसी आश्वासन ASP साहब ने दिया है मेरे को। तो क्या लगता है दिल्ली पुलिस तरफ से जो ये आज से जारी किया गया है, बहुत अच्छा काम किया गया ताकि एक साधारण पब्लिक को भी अपनी बात कहने का और अपने विचार रखने का एक मौका बहुत अच्छा किया गया है। ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगता है कई बारी बड़े अफसर से आदमी मिलने के लिए घबराता है, लेकिन खुद उन्होंने पहल करके कॉल करके बुलाया तो हमें बहुत हिम्मत बढ़ी, अपनी बात को कहने का हिम्मत मिली। अपनी बात हमारी बात को अच्छे तरीके से उन्होंने सुना, उसका समाधान भी निकाला। बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगता है कई बारी बड़े अफसर से आदमी मिलने के लिए घबराता है। मध्य जिला डिस्ट्रिक्ट थाना पहाड़गंज ACP ओम प्रकाश साहब हैं हमारे साथ, जो आज सैटरडे पहला जन संवाद शुरू किया गया है। जो आम जनता की समस्या की सुनवाई होगी, जो कंप्लेंटें होंगी उसको लेकर के हम बात करेंगे कि किस तरीके से आम पब्लिक को हैंडल किया जा रहा है। सर जिस तरीके से आज पहला सैटरडे को उसको लेकर के किस तरीके से लोगों को ये जन सुनवाई ACP लेवल पे बहुत ही अच्छा स्टेप है और ये कामयाब होगा। ग्रास रूट पे हमें पता लगता है कि कौन किसका है और पब्लिक बड़ी सेटिस्फाई है। वृद्ध महिलाएं हैं और हैं, उनको जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे हम और इसका जो भी होगा इसको पूरी तरह से कामयाबी के लिए हम पूरा अपना 100% देंगे। किस तरीके से जो कंप्लेंट है छोटी या बड़ी, जिस तरीके से, या दूसरी चीज़ और भी है कि जैसे कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर के अगर बात की जाए तो अपने क्षेत्र में किस तरीके की हम कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग वाला पूरा ध्यान रखते हुए किसको कितनी समस्या है उसी हिसाब से पब्लिक को बुलाया और गाइड किया और प्रॉपर जो उनका निदान कर सकते हैं समस्या का वो किया। आपने देखा कि पहाड़गंज के ACP साहब ओम प्रकाश लेखपाल जी हैं, जो कि आम जनता के लिए ये समस्याओं के लिए आज सैटरडे को पहला सैटरडे है जिसको लगाया गया कि आम जनता जो भी यहाँ आएगी उसका समाधान किया जाएगा। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस ने जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए दिल्ली की अलग अलग थानों में जन सुनवाई का आयोजन कर रही है। इसके तहत ACP ने थाना SHO के साथ स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। थाना महिंद्रा पार्क में जन सुनवाई कर रहे ACP स्वदेश प्रकाश ने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों की ऐसी समस्याएं थीं जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाई। इन्हीं परेशानियों को सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसके चलते घरेलू हिंसा और आपराधिक घटनाओं में भी कमी आएगी। ये जो जन सुनवाई का आयोजन किया गया है ये हमारे क्षेत्र के तमाम कंप्लेनेंट्स को, जो कि कोरोना पीरियड में थाने तक जिनकी एक्सेस नहीं थी, नहीं आ पाते थे और सारी ही जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, फेस टू फेस नहीं डिस्कस हो पाती थी। उससे जनता में बहुत से इस तरह की धारणाएं थी कि उनका काम के बारे में क्या है हुआ है, उनके बारे में जानकारी नहीं हो पा रही थी और कोरोना की प्रोटोकॉल के तहत हम उनसे इंडिविजुअली सबको नहीं अटेंड कर पा रहे थे। अब जन सुनवाई के तहत सबको फेस टू फेस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना के
प्रावधानों के तहत सारी व्यवस्था को कॉम्प्लाई करते हुए कोरोना के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करते हुए हर कंप्लेनेंट से रूबरू एसीटी लेवल पे मुलाकात। वहीं दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में स्थित एक घर में भीषण आग लग गई। इससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंच गई। हालांकि किसी तरह समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये आग सुबह करीब 6:30 बजे लगी थी। वहीं इस हादसे में 5 लोग झुलस गए हैं, जबकि एक दमकल कर्मी भी घायल हो गया है और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला है। मेरे पास एक कॉल आई, मेरा मकान इस सामने में है। मेरे पास कॉल आई कि यहाँ पर एक भयानक आग लगी है, लोग इसमें फंसे हुए हैं। तुरंत मैं मौके पर तत्काल यहाँ पहुँचा। मैंने देखा लोग बहुत चिल्ला रहे थे, लोग ऊपर से कूदने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको बोला कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपको बचाएंगे। हमने साइड में जीना लगा के रस्से वगैरह डाल के सभी लोगों को रेस्क्यू करवा लिया था। कोई भी हताहत नहीं हुआ है, जान मान की कोई हानि नहीं हुई है। आग सिर्फ पार्किंग में थी, सिर्फ धुआं था। सभी लोग बचाव कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 लोग जो घायल हुए हैं उनको किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब सुरक्षित। वह मध्य जिला के थाना पहाड़गंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हाईटेक चोरों के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 गाड़ियां, 20,000 नकद, सोने के जेवरात समेत प्रॉपर्टी पेपर बरामद किए हैं और इन बदमाशों के ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मध्य जिला पहाड़गंज थाने की पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जो मनीष राठौर था, पहले कबाड़ी का काम करता था, उसके बाद इसने हाईटेक चोरी को अंजाम देना शुरू किया। उसके बाद आपको दिखाते हैं ये 2 गाड़ियां जो प्रसन्न अपने पास रखी थी। इन गाड़ियों से जा करके इलाके की रेकी करता था। रेकी करने के बाद लोगों के घरों में किस तरीके से देखता था सुनसान जगह या गली है, तो उसके बाद घरों में घुसकर ताले तोड़कर ये जो शख्स है मनीष राठौर, ये वही शख्स है, इसका दूसरा साथी भी है जो इसका साथ देता था। लेकिन पहाड़गंज इलाके के नबी करीम में जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद जैसे ही पहाड़गंज पुलिस लगातार इनका पीछा करती रही, कल दोनों जो मनीष राठौर है और इसके साथी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के देवनगर में स्थित केंद्रीय आवासीय परिसर में इन दिनों केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में काम करने वाले अधिकारी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि अधिकारी का परिवार पिछले कई महीनों से यहां बूंद बूंद पानी को तरस रहा है और रोजाना 400 से 500 रुपये का पीने का पानी बाजार से मंगवाने को मजबूर हैं। पीड़ितों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं इससे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने स्थानीय निवासियों से खास बातचीत की। हम इस वक्त केंद्रीय सरकारी आवास परिषद में मौजूद हैं देवनगर में, और यहाँ पर जो है पानी की समस्या कई दिनों से बनी हुई है। पानी या तो आता नहीं है और आता है तो वो गंदा पानी होता है, पीने लायक नहीं होता, जिसकी वजह से कई समस्या जो हैं कई दिनों से इस इलाके में बनी हुई हैं। इस जो मल्टी स्टोरी है यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं उनमें ये पानी जो है नहीं आता, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं। लेकिन यहाँ पे ये समस्या है कि 19,000 HRA कटाने के बाद भी 600 लीटर पानी नहीं मिलता है। रोज़ाना करीब 200-300 मैक्सिमम 300 लीटर पानी मिलता है हम लोगों को। और दिक्कतें ये हैं यहाँ पे कि बच्चों को ना नहाने का पानी मिल रहा है, ना घर में खाना बनाने के लिए ठीक से पानी मिलता है। लोग त्राहिमाम मचे हुए हैं। लोग इतने परेशान हैं कि इसे लगता है कि या तो ये घर खाली कर दिया जाए या कहीं और शिफ्ट हो जाए। इसलिए सरकार से निवेदन है कि अतिशीघ्र हम लोगों सबके लिए, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारी हैं यहाँ पे, उनके लिए पानी की व्यवस्था अतिशीघ्र कराई जाए। ये पानी की समस्या 2014 से ये मकान अलॉट होने शुरू हुए थे और उसके बाद जो सेकंड फेज़ में 2018 में, तो 2014 से और 18 के बीच में पानी की समस्या थी, इतनी विकराल नहीं थी जितनी जो अब 2018 के बाद जो नए फ्लैट 384 फ्लैट अलॉट किए गए हैं उनके हो जाने के बाद से एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। उसकी वजह से यहाँ भी और दूसरी तरफ जो 384 लोग जो फ्लैट्स में रह रहे हैं वो भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं और सभी लोग इस कई बार इतना मन बना चुके होते हैं कि हम इन मकानों को खाली करके चले जाएं। पीने के लिए हम लोग बाहर से पानी जो आता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा होता है, उसको आरओ यूज़ ही नहीं कर पाते हम। आरओ बार बार ख़राब हो जाता है, टैंकी खाली हो जाती है, उससे डस्ट वाला पार्ट आता है हमारे आरओ में। हर 2 महीने के बाद में आरओ रिपेयर कराना पड़ता है।
ऐसी सिचुएशन हो चुकी है हमारी। ये बताइए, कुछ पानी के टैंकर वगैरह भी बता रहे हैं यहाँ पर आते हैं क्योंकि पानी नहीं आता। हाँ जी, पानी के टैंकर आते हैं पीछे, उसमें भरते हैं, लेकिन वही है पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और दूसरा जो है, अब जैसे हम वर्किंग है, हमें सुबह जाना है और मशीन लगानी है, तब भी देखना पड़ता है, पानी के टाइम सिर करना पड़ता है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि उससे बीमारियां भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। खुद हमारे यहाँ सर जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, उन्होंने भी बताया कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, यहाँ पर ड्यूटी करके आता हूँ, हॉस्पिटल में मैं नहा के जो है वो मैं घर आता था, जबकि होता यह है कि घर से नहा के लोग ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1। हम इस वक्त वह दिल्ली के वसंत विहार में आपका अभिषेक संस्था के संस्थापक अभिषेक जैन ने हमारे संवाददाता वसीम फिरोज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कोरोना काल और लॉकडाउन में लोगों की सेवा की। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे युवाओं और आने वाली पीढ़ी अभी से हर क्षेत्र में कार्य करते रहें और देश की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के आगे बढ़ें। अभी तक किए मैंने सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई लगवाए थे, वहाँ पे बच्चों को नोटबुक और पेन दिए, वहाँ पे खाना और पानी का भी लंगर किया था। उसके बाद अपने लोकल एरिया में हमने हर लोकल कैंप में एक वाईफाई लगा रखा। हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्तर से कमज़ोर है, उनके लिए हमने खर्चा उठाया, उनका खर्चा उठाया। गुजरात के बीजेपी नेता डॉक्टर जहीर खान आज उत्तर प्रदेश के कासगंज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बताया कि यूपी का 35% मुसलमान अब बीजेपी के साथ है और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी को भी बीजेपी मैदान में उतारेगी। देखिए, मुझे पूरा यकीन है अगर आज की डेट में भी अगर इलेक्शन हो तो मुस्लिम भाई, मुझे लगता है 30-35% तो वोट देना चाहिए बीजेपी को, और देंगे, यकीनन देंगे। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों का जो है गुड गवर्नेंस का और डेवलपमेंट का कार्य बताएंगे मुसलमान भाइयों को, तो मुझे यकीनन है कि उससे ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा। इसका जवाब दूंगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जीतने वालों को टिकट देती है। अगर हम मुस्लिम भाई को, बीजेपी नहीं चाहती है भेदभाव कि मुस्लिम्स को टिकट नहीं मिलेगा, मुस्लिम्स को टिकट मिलता है, वो जीत नहीं पाते हैं। पहले ऐसा होता था कि मुस्लिम समाज उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। अब सिचुएशन चेंज हो गई है और बीजेपी भी मुसलमानों को टिकट दे रही है और यकीनन 2022 का जब यूपी का इलेक्शन होगा विधानसभा का, उसमें मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।